से कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक हादसा था या किसी ने अपनी गंदी नीयत के साथ ये सब कुछ किया था। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। 1 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में थी तब ये केस मेरे पास आया था। सच मानिए ये केस मैं 1 हफ्ते में सॉल्व कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई ये केस और भी उलझता चला गया। दुल्हन के माता पिता कहाँ हैं? वो नहीं आएंगे, अब विधि शुरू कीजिए। कमीना कहीं का हमारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर शादी कर रहा है। नहीं सर, रुक्मिणी अपनी मर्जी से शादी कर रही है। काहे की हम है ना यहाँ। तुम बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है? नहीं सर, ये शादी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे काहे की मर्जी? सर, ये हमारी नाबालिग बेटी को बहला फुसला रहा है। नहीं सर, हम नाबालिग नहीं है। हमने 2016 में 10वीं पास की थी। ये देखिए, हम 19 साल के हैं। अरे ये सर्टिफिकेट सब झूठा है सर। अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जब छोटी थी ना तो हम इसका दाखिला 5वें में करवा दिए थे सीधे। अभी 18 की भी नहीं हुई है। तुम बहुत जवानी फूट रहे हैं तुम ना। अभी बताते हैं तुमको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बेटी है ना ये? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है उसके लिए? और ये जो हमारे मुंह पे कालिख पोत रही है इसका क्या सर? ये देख रहे हैं, इसके पास सबूत है कि ये बालिग है। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि ये नाबालिग है? अरे इसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हटाइए ना, आप भी पीछे हटिए। चलिए आप कीजिए। संपन्न हुआ। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। रुक्मिणी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो हमारे नए जीवन के लिए हमें आशीर्वाद दें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा हाथ आपके ऊपर भी उठ सकता था, लेकिन रुक्मिणी के पिता हैं। आपकी बेइज्जती करेंगे तो उसको दुख होगा। तो हमको मारेगा? हमको मारेगा ये? क्या है सब? अगर ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो अरेस्ट कर ले जाओगे। सुन बेटा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेला तो अब शुरू होगा। निकलो, चलो चलो। चलो। हम तुमको पहले ही बोले थे कि मार कर सालों को निपटा देते हैं, लेकिन तुमको तो आग लगी थी पुलिस के पास जाने की। जाओ। अरे हमने तो सोचा था कि पुलिस आके सारा खेल खत्म कर देगी, ये शादी रुकवा देगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सालों ना, छोड़ेंगे ना। पंकज यार, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ यार, सुबह से कोई काम आगे बढ़ता ही नजर नहीं आ रहा हमको।
देखो मनोज भैया के मिसेस आए। चलो फटाफट खाना खा के वहां पे लोगो। कैसा बना है? तुम खाई? हम खा लेंगे। अरे अभी खाओ हमारे साथ, हम खिलाएंगे तुमको अपने हाथों से। साला तुम्हारा तो ऐसी हालत करेंगे ना कि जिंदगी भर हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। हमारी बेटी को फंसाया। पापा नहीं, पापा मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसी तुम लोगों की? छोड़ेंगे नहीं। अरे देख लेंगे तुमको, हम भी। जाओ, याद रखना। मनोज चल, निकलो। मनोज एग्जिट खाली आ जाओ। ये पटेल नगर किधर पड़ेगा? पटेल नगर पास में ही आइए, मैं आपको छोड़ दूं। अरे यार बीच में कहाँ फुदक रहा? मेरा नंबर है भाई, मेरा नंबर है। अरे जाओ यार, दिमाग खराब कर रहा है। मैं छोड़ दूं। आप इधर आइए। मैं जी आप बैठिए। मैं छोड़ रहा हूं। अरे आग लग गई, आग लग गई। बहुत दुख रहा है ना? नहीं, ये मत लगाओ, हमको बहुत जलता है इसे। अरे इससे बहुत जलता है हमको। हाँ, हम नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, नहीं लगा रहे। हाँ, नहीं लगा रहे। चाची, ये किधर पड़ेगा? बेटा, ये आगे जाके दूसरी गली और तीसरा मकान। चलिए उठिए, काढ़ा पी लीजिए, आपका बदन दर्द ठीक हो जाएगा। लो भाई, सामान ले आए। खड़ा धनिया नहीं मिला। क्या हुआ? हम जब से बाहर से आए हैं तब से देख रहे बहू अंदर बैठी रो रही है। अरे हम तो पूछ पूछ कर थक गए, कुछ बताती नहीं। तुम ही जाकर देखो क्या हुआ है। अब हम देखते हैं। अरे क्या हुआ? काहे रो रही हो? अब देखो, ये मत कहना कि घर की याद आ रही है। तुमको पता था ना कि ये सब आसान नहीं होने वाला है। पता था, पर हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारा भाई अपनी जबरदस्ती करेगा। ऐसे कहाँ शर्मा रही हो? कभी देखी नहीं होगा। पागल हो गई है क्या? मेरा भाई मेरे भगवान से भी बनकर है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है तू। झूठ बोलेंगे? हम तो बीमार और बाहर सो रहे थे। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? जब गंदा काम करने में शर्म नहीं आई तब मारने में काहे आ रही है? कौन है? नहीं आई हो पापा, हमें अंदर आने दीजिए। पापा, देखिए उसे अंदर आने दीजिए।
हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब और कितना तमाशा करेंगे आप? बेटी है हमारी, हमने कहा ना उसे अंदर आने दीजिए। तुम्हें ऐसा बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और तुम सुन ना वो क्या बोल रही थी। भैया प्लीज ले आओ ना भाभी को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। निकलो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए बस कीजिए। ये दामाद जी है हमारे, जो हुआ सो भूल जाइए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हम रुक्मणी को लेने आए। रुक्मणी को लेने आए? दोबारा ये देखिए, एक बार मेरी बात मान लीजिए। रुक्मणी के लिए, मेरे लिए। अरे सुन, हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमारी बेटी को दोबारा मत रुलाना। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और माना कि हम दिल से कठोर हैं, लेकिन बाप है उसके। तुम क्या देख रही हो? अरे दामाद जी पहली बार आए हैं, कोई अच्छा खाना बनाओ। सर, 2 लोगों की बॉडी थी, मनोज और रुक्मणी। काफी बुरी तरह से जल गए थे। मनोज की तो मौका वारदात पर मौत हो गई। रुक्मणी को हॉस्पिटल भेज दिया गया। ये रही सर मनोज की बॉडी। मार डाला अपने जवाई को, ले लिया बदला। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उन्हें माफ भी कर दिया था। वो दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? रुक्मिणी 1 दिन पहले यहाँ आई थी, तो शायद मनोज ने उसे थप्पड़ मार दिया था, तो वो चिढ़कर हमारे घर आ गई। और मनोज ने उसे थप्पड़ क्यों मारा था? भाभी क्या बता था? रुक्मिणी की माँ ने भी उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, फिर कल शाम मनोज हमारे घर आया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाने दो, बात बढ़ाने से क्या फायदा, एक ही तो बेटी है। और यहाँ तक कि कल रात में हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। हम सब बहुत खुश थे साहब। ये देखिए, कल रात में हम लोगों ने तस्वीर भी ली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब। ये आग कैसे लगी? हमें नहीं पता था। हम तो रात में सो रहे थे, तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने की आवाज आई। फिर उसके कमरे से धुआं निकलने लगा। पड़ोसी आए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा, और उसके बाद। सच बोल रहा? सच बोल रहा हूं।
रुक्मिणी के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। हमने सोचा कि चलो पति पत्नी का झगड़ा होगा, कल तक खत्म हो जाएगा। फिर हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब वापस आ रहे थे तो देखा कि मनोज मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे के अंदर जा रहा और जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। हमने दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी कुछ सोच ही रहे थे तभी रुक्मिणी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो मनोज रुक्मिणी को जला दिया था साहब। फिर हमने देखा कि मनोज को भी आग लग गई है। पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा लेकिन तब तक मनोज मर चुका था साहब। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो अस्पताल गया है साहब। बाकी लोगों के बयान लो, बॉडी को मॉर्ग में भेजो, मनोज के घर वालों को भी बुलाओ। ठीक है सर। साहब एक मिनट बात करनी है आपसे। बोलिए। हमारा नाम सूरज है। हाँ। और ये हमारा बेटा गोपाल। हम असेसर के बगल वाले घर में ही रहते हैं। इधर। हाँ। हमारा बेटा गोपाल आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ बेटा बताओ। सर, हमारी खिड़की से रुक्मिणी दीदी का रूम दिखता है। कल रात देर तक हम जाग रहे थे, हमारे टेस्ट थी इसलिए हम पढ़ रहे थे, तो हमने सुना तो रुक्मिणी दीदी किसी के साथ झगड़ रही थी। हमने देखा भी तो वो कोई आदमी था, उसने डब्बे से उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और गुस्से में उनको जला दिया, पर उनपे भी आग लग गई। वो तो बाहर भाग रहे थे, मैंने ही जाके पापा को जगाया था। साहब हम तुरंत दौड़ के बाहर आए थे और तब तक तो बेटा हाथ इधर लाओ। इतने बुरी तरीके से किसने मारा तुम? वो मास्टर जी ने। इतने बुरी तरीके से? अगर तुम चाहो तो उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, मैं कार्रवाई करूंगा। साहब शिकायत की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बच्चा है, गलती हो गई इससे, होमवर्क नहीं किया तो मार तो पड़ेगी। होमवर्क किया करो। तो सर इन लोगों के हिसाब से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को जलाने की कोशिश की और खुद उस आग में जलकर मर गया, और अब पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब इन लोगों ने जो रामायण सुनाई है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये रुक्मिणी ही कंफर्म कर सकती है कि इस कहानी का असली रावण कौन है। सर रुक्मिणी कुछ भी बता नहीं सकती, वो कुछ बोलने की हालत में है ही नहीं। उसका बदन पूरी तरह से जल चुका है, अभी बेहोश है। अगर वो होश में आ भी जाए तो भी उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। देखिए ना सर, क्या हालत कर दी हमारी बेटी की। ये सब हमारी गलती है, नहीं हम उसे घर में आने देते, नहीं वो ये सब करता। अच्छा हुआ कि राक्षस चलकर मर गया, वरना हम उसकी जान ले लेते। जब ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? अपने घर में थे साहब, हमें तो अभी इस बारे में पता चला है और हम तो इस रिश्ते के पहले से ही खिलाफ थे। अब देख लीजिए बड़ों की बात ना मानने का क्या नतीजा होगा। जी ये मनोज के घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ उन्हें मॉर्ग रूम बुलाया। उस प्रोफेसर ने हमारे भाई को मारा साहब, छोड़िएगा मत साहब उसको। आप शांत हो जाइए। देखिए बॉडी में तो और कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में एक कड़ा मिला है। आप पहचानते हैं इसे? साहब ये कड़ा मनोज का साहब, उसके पिछले जन्मदिन में हम उसको गिफ्ट में दिए थे साहब। साहब ये सब कुछ उस रुक्मिणी के बाप ने किया साहब, उसने हमारे भाई मनोज को मार डाला साहब। मंदिर में देखा था ना आपने, कितना गुस्सा भरा था उसके अंदर। और उसके बाद मनोज जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था वहां अपने गुंडों के साथ पहुंच गया था। वो तो ठीक टाइम पर मैं और कुछ लेबर आए तो बीच बचाव किया, नहीं तो हमारे भाई को उसी दिन मार डालता वो साहब। जब इतना गुस्सा भरा था तो अचानक मान कैसे गया वो? जब इस बसेसर ने मनोज के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे मारपीट की थी तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? हमने उससे कहा था बात ना बढ़ाए, रिश्तेदारी वाली बात थी। अब बेटी भाग जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना गुस्सा कि हमारे बेटे की जान ही ले ली। ये रुक्मिणी के घर वालों ने हमें बताया
कि मनोज ने रुक्मणी के साथ कुछ मारपीट की थी और इसलिए वो अपने मायके आ गई थी। ये बता सकते हैं पति पत्नी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब, पति पत्नी तो लड़ते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। और मनोज थोड़ा गुस्से वाला था और रुक्मणी बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। बात क्या हुई थी साहब, हमें कुछ नहीं पता। हमने बिन बताए उसने गुस्से में अपने मैके जाके बैठ गई। साहब, हमने मनोज से कहा था उसे मना ले यार। साहब, हमें क्या पता था, हम खुद ही मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेज दे। क्या फिर से नौकरी छोड़ दी? तुम्हारे पैर में चक्री लगी है क्या? किसी नौकरी पे टिकते ही नहीं हो। तुम उसकी छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। हाँ, बाद में बात करता हूं। मेरे छोटे भाई को ना पहले मेरी शादी करनी है, फिर नौकरी करनी है। सही तो कह रहा है सर। अच्छा, तुम भी उसी का साथ दोगे? अपडेट बताओ। सर, ये मनोज की पीएम रिपोर्ट है सर। बॉडी 80% जली हुई थी सर, और बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज और ट्रॉमा के निशान नहीं है। यादव जी, ये मनोज के घर वालों का कहना है कि मनोज काफी गुस्से वाला था जी। और ये रुक्मणी, ये भी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो हो सकता है उस रात रुक्मणी और मनोज का झगड़ा हुआ हो और गुस्से में मनोज ने रुक्मणी को जला दिया और गलती से उसी आग में खुद जलकर मर गया। तो उस हिसाब से रुक्मणी विक्टिम और ये मनोज कल्प्रिट। पुरानी कहावत है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो खुद मुसीबत में पड़ जाता है, और इस केस में भी हमें कुछ ऐसा ही लगा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहों के बयानों के बाद हमें यकीन हो गया था कि असली गुनहगार मनोज त्यागी ही था। उसने ही अपनी पत्नी रुक्मणी को जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो खुद जल गया था। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि रुक्मणी की हालत को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, उसके बाद ही हम उसका बयान ले पाएंगे। अपनी जांच पूरी करते हुए हमने रुक्मणी का डीएनए उसके पिता बसेसर से और मनोज का डीएनए उसकी मां कविता से मिलाया, जो मैच हो गया। लेकिन तभी इस केस में हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। सरोज, जल्दी नीचे आ सरोज। अरे कहाँ रह गई थी सरोज? जी अम्मा जी, वो हम छत पर ना कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा सुन, बाहर बिरजू आया है, उसका हिसाब देख ले जरा, ठीक है? अच्छा सुन, एक मिनट, मुझे लगता है थोड़ा हिसाब उसका और बनेगा, तो तू एक काम कर, तू ये सारे पैसे ले जा, ठीक से हिसाब कर और बचे हुए पैसे लेके आ। चल जा। काय टुकु टुकु देख रही है? बाहर जा, जा अपना काम कर। अम्मा जी, हम कह रहे हैं लड़की कुछ ठीक नहीं लगती हमको। अरे बेफालतू का ना सब पे शक करता रहता है, अच्छी लड़की है। बताइए। 12 बोरी आलू की लेकर के आया हूँ और अपना 1 बोरी अदरक। एक सेकंड, 1 मिनट। क्या ये काहे ऐसे बत्तीसी दिखा रहे हो हमें? हाँ, ये लो, काम करो, काम पे ध्यान दो। सर, बिहार के बलुआ गांव में एक जवान लड़के ने एक लड़की के साथ मिलकर वहां रहने वाली विधवा के घर लूटपाट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सर, उसका नाम दुर्गा देवी था, 65 साल की थी और काफी अमीर थी। बाकी की फैमिली दिल्ली में रहती है। और सर, ये दोनों कल्पिट बिरजू और सरोज उसी के घर काम करते थे। सर, बिहार पुलिस ने बताया कि वो दोनों कल्पिट मुगल सराय की तरफ आए हैं। सारे डिटेल सर्कुलेट करवा दीजिए। हाँ सर, लेकिन एक बार फोटो तो देख लीजिए। ऐसा क्या है फोटो में? ये तो रुक्मणी जैसी लग रही है, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में। ये बिहार में कैसे हो सकती है? यादव जी, ये रुक्मणी की फाइल निकालो। देखिए सर, दोनों के हाथों पर बिल्कुल सेम जगह टैटू है। हाँ, लेकिन इस फोटो में टैटू थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन है एक ही जगह पर। गुड जॉब यादव जी। अब इस रुक्मणी से मिलने का वक्त आ गया है।
चलो। सर आप ये सही नहीं कर रहे हैं। देखिए हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो ये ठीक हो रही है। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अगर यहाँ पे कोई टैटू होता तो बुरी तरह से जल चुका होगा। डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये पता लग जाए कि पहले यहाँ टैटू था या नहीं? जी नहीं, क्योंकि स्किन के पिगमेंट्स जल चुके हैं। अब इसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है, बिहार चलना होगा। शायद वहीं चलकर इस सरोज और रुक्मणी की पहेली सुलझे। यही घर है सर। और ये पुलिस वाले यूपी से आए हैं साहब। तुमने जो बयान हमको दिया था, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। वो क्या है कि तुम्हारे अम्मा जी के कातिलों का पता लगाना है ना। छोड़ना मत साहब उनको, हमारी अम्मा जी बहुत अच्छी थी साहब, बहुत अच्छी थी। ये सरोज यहाँ कब से काम करती थी? साहब को 35-40 दिन हुए होंगे साहब। बहुत पढ़ी लिखी थी साहब और एकदम सीधी सादी लगती थी। अम्मा जी का तो बहुत ही ख्याल रखती थी और अम्मा जी भी उस पर बहुत भरोसा करते थे साहब। और ये बिरजू? अम्मा जी का जमीन का बटाई होता है ना, तो बिरजू ही देखता था, यहाँ आता जाता रहता था साहब। वो हिसाब किताब भी सरोज ही देखती थी। जी सर, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरोज और बिरजू बहुत घुल मिल गए थे। हाँ साहब, हम देखे थे बिरजू और सरोज में बहुत मजबूत क्या हो गई थी। अगर तुम्हें हमारी जरूरत है तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? साहब वो जो सरोज थी ना, वो हमेशा डरी डरी रहती थी। डरी डरी मतलब? डरने की वजह तो पता नहीं, लेकिन हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता था साहब। ये सरोज कहाँ की रहने वाली थी? पता नहीं साहब। पता नहीं? तो फिर मिली कहाँ? हम वो अप्रैल में पटना गए थे, आके देखा तो यहाँ काम कर रही थी। आपने सरोज के बारे में बाकी गांव वालों से बात की? जी सर, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि वो कहां से आई थी और यहां तक कैसे पहुंची। साहब हम एक चीज हमेशा देखते रहे कि जब भी अम्मा जी लाकर खोलती थी ना, तो उसकी आंख खुल जाती थी। सच में हम कह रहे साहब कि सब कुछ उसका ही किया धरा है। बिरजू को भी उसी ने फंसाया साहब। साहब वहाँ अम्मा जी का लाश लाकर के पास पड़ा था और उस वक्त लाकर खुला था साहब। सर फ्लावर वॉश को विपेन की तरह यूज किया गया था, जिसे हमने फॉरेंसिक में जमा करा दिया है। ये सरोज के पास कोई मोबाइल था? नहीं साहब, नहीं था। ये अम्मा और बिरजू के पास तो होगा? हाँ उनके पास था साहब। सर बिरजू अपना मोबाइल एक मजदूर को देके गया था, जिसमें मोबाइल डेटा इरेज था और कोई सिम भी नहीं था। सर हमने अम्मा जी और बिरजू की मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन दोनों मंगवाई, जल्दी ही मिल जाएगी। गुड। सर बिरजू के मोबाइल लोकेशन और मोबाइल डिटेल्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन सर ये अम्मा जी नटवा गांव में भीमा के कांटेक्ट में थी। तो भीमा कौन? हिस्ट्री शीटर है सर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में कई बार पकड़ा गया पर हमेशा बेल पे छूट जाता है। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि दुर्गा देवी उससे बात क्यों करती थी। वो भी पता चल जाएगा। सर यही घर है भीमा का। यहाँ तो ताला लगा है। कैसे पता लगा है सर? कहाँ गया होगा? तुम भीमा रुको। कुछ नहीं बोला साहब, तोड़ दीजिए। इतना मारते हो तुम लोग? बहुत लगा? अच्छा पानी पियोगे? हाँ साहब। ठीक है पिलाते हैं, पर पहले सच बताओ। सरोज को तो जानते हो, कौन है, कहां से आई थी, सारी डिटेल्स बताओ उसकी। साहब हम कसम खा के कहते हैं, हमको नहीं पता है साहब।
अम्मा ना सच बोलती थी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम लोग ना अपने तरीके से पूछ लो, मुझे तो कुछ बताएगा नहीं। बताते बताओ। सब वो दरअसल वो राम लखन आदमी का फोन आया था हमारे पास। वो हमको बोला कि उसके पास एक 19 साल की एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका हाथ पैर भी ठीक ठाक है। तो सब 1 लाख में हमारा डील फाइनल हो गया। उसके बाद साहब हम 5 दिन अपने साथ ही रखे नटुआ गांव में, बस इतना ही साहब। तो 5 दिन बाद क्या किया? वो अम्मा जी को बेच दिए थे 1.5 लाख रुपए में। ये राम लखन का जो फोन आया था मोबाइल से आया था? जी यादव जी सर, उस नंबर को ट्रेस करो। कहाँ का रहने वाला है ये? जी यूपी। तो लड़की को तुमने यूपी से उठाया? साहब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहीं पर लेन देन हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल रात को हुआ था। मतलब जिस रात रुक्मणी और मनोज को चलाया गया। ठीक है, वेरी गुड सर। राम लखन का फोन ट्रेस हो गया है सर। राम लखन और कोई नहीं बल्कि बसेसर दुबई है, रुक्मणी का पिता। क्या? तो क्या ये सरोज और रुक्मणी दोनों एक ही हैं? अगर ये सरोज रुक्मणी है तो फिर वो लड़की कौन है जो हॉस्पिटल में है? या फिर दोनों जुड़वा बहन हैं? सर जो लड़की हॉस्पिटल में है उसका डीएनए बसेसर दुबे के डीएनए से मैच भी हुआ था। बड़ी उलझी हुई पहेली है। सबसे पहले ना ये मुगल सराय जाकर इस बसेसर से बात करनी पड़ेगी। यादव जी, इस बसेसर की पूरी जन्म कुंडली निकालो। जी। और सिन्हा साहब सर, जितने भी टोल नाका है सबकी सीसीटीवी फुटेज निकालो। इस सरोज का मिलना बहुत जरूरी है। और वो बिरजू, उसके मोबाइल में उसका सिम नहीं था, हो सकता है उसने दूसरे मोबाइल में सिम डालकर एक्टिवेट किया हो। पता करने की कोशिश करो। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। जी सर। सुनिए, हम ऐसे कब तक इधर उधर भागते रहेंगे? हम जाने ये सब कब खत्म होगा। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस थोड़ी देर का तो बात है। हम आज रात को बनारस से गाड़ी पकड़ेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। फिर हमको तो कोई टेंशन नहीं है वहां पे। चलो। हमें बहुत भूख लग रही है, हमारा गला भी सूख रहा है। गला तो हमारा भी सूख रहा है, लेकिन करें क्या? एक काम करो, आओ तुम इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर के आते हैं। जाना मत यहाँ से कहीं। सर बसेसर के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या? बसेसर की पहले भी एक शादी हुई थी किसी दुलारी नाम की औरत के साथ। उससे एक बेटी भी है, महुआ रुक्मिणी से 2 साल बड़ी है। ये महुआ की कोई फोटो मिली? नहीं सर। ये दुलारी और महुआ कहाँ है? सर दुलारी अभी भी अपने गांव अजवारी में है और बसेसर भी वहीं का रहने वाला है। जब हमने दुलारी से महुआ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कानपुर गई है, वहीं कहीं मेट का काम करने। लेकिन जब हमने कानपुर में पता किया सर, तो पता चला कि महुआ कानपुर पहुंची ही नहीं। कब की बात हुई? सर अप्रैल के पहले हफ्ते की। मतलब 11 अप्रैल से पहले भी बहुत सी चीजें हुई थी। आप काहे नहीं खा रहे? अरे तुम खाओ, हम उधर ही कुछ खा लिए थे, पेट भरा है हमारा। बस कितने बजे का है? शाम को 8 बजे का है। तुम खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हम तुमको जगा देंगे। कैसा गंदा मजाक कर रहे हैं आप साहब? एक तो हमारी बिटिया अस्पताल में पड़ी है वैसी हालत में, और आप कह रहे हैं अपनी बेटी को बेच दिए बिहार में। पूत को तो कपूत बनते सुना है, लेकिन बाप को पशु बनते पहली बार देखा है। एक बात बताओ, अगर तुमने अपनी बेटी को नहीं बेचा तो वो नटवा के हिमा से फोन पर क्या बात करते थे? झूठ मत बोलना, तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मना क्यों करेंगे? उससे हमारी बात होती थी, हमारे बचपन का दोस्त है, तो कभी कभार फोन पे बात हो जाया करती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे हम लड़की बेचे, मतलब अपनी बेटी को। तो फिर ये भीमा ऐसा क्यों बोल रहा था? कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया, साथ में आप लोगों का। कर रहा तू? अरे आप ही लोग ना वो टेस्ट करवाए थे और बोले कि जो बेड में लड़की है वो हमारी बेटी है। हमारी एक ही बेटी है और सरोज कौन है हम नहीं जानते हैं।
तुम्हारी एक और बेटी है ना, महुआ, वो कहाँ है? हम नहीं जानते उसे। ठीक है, जाओ। यादव जी, सर, ये बहुत कुछ उलझा हुआ सा है और इसे सुलझाने के लिए इसकी तह तक जाना पड़ेगा। एक काम करो, सबके फोन सर्विलांस पे डालो, इस मनोज की फैमिली के भी। ठीक है सर। वैसे सर अब क्या करें? हमने सीना से भी बात की है, उसे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। महुआ, सरोज, रुक्मणी, सब बहुत उलझा हुआ है। अगर ये माने कि ये सरोज ही रुक्मणी है, तो फिर ये हॉस्पिटल में जो लड़की है वो कौन है? महुआ? सर, रुक्मणी की तबीयत पहले से बेटर है, बीच बीच में होश भी आ रहा है उसे, मगर उसके वोकल कॉर्ड्स बुरी तरह से झुलस चुके हैं। अगर उसने बोलने की कोशिश की तो काफी नुकसान हो सकता है। मतलब उससे बात ही नहीं कर सकते? जी नहीं। इस लड़की का डीएनए इसकी मां फुआ से मैच कराइए। जी। हो सकता है इसी से कहानी में कोई नया मोड़ आए। आज हमारा बेटा 24 का हो जाता, शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन। माँ, अब रो मत, अभी तो हमारी हिम्मत हो। हेलो सर, अभी भी मनोज की बहन नीला को किसी ने फोन किया सर। ये सुनिए सर। सरोज, ले चलो इसे। सरोज या रुक्मणी बुलाऊं तुम्हें? कौन हो तुम? सरोज या रुक्मणी, या रुक्मणी की कोई जुड़वा बहन? नहीं साहब, हम रुक्मणी ही हैं। सबने बहुत कोशिश की कि हम भूल जाए कि हम रुक्मणी नहीं है, लेकिन साहब हम रुक्मणी ही हैं। उस रात तुम्हारी मनोज से लड़ाई किस बात पर हुई थी? नहीं साहब, हम दोनों की तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी। हम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद हम सोने चले गए। फिर अचानक से आधी रात में किसी ने हमें कुछ सुंघाया, हम बेहोश हो गए। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन अम्मा जी बहुत अच्छी इंसान थी, वहां में कोई परेशानी नहीं थी। पर साहब, हम वहां कैसे रहते? हमें तो अपने पति के पास जाना था। हम मनोज से बहुत प्यार करते थे साहब। हमारे पास कोई फोन भी नहीं था जिससे कि हम मनोज को फोन कर सके। वहां हर वक्त हम पर सब लोग नजर रखते थे साहब। ऐसा लगता था जैसे हमें वहां कैद करके रखा हो। फिर हमें एक आदमी मिला वहां पे, बिट्टू नाम का। वो अम्मा जी की जमीन पे बटैये पे काम करता था। हमने उससे जानबूझकर दोस्ती की। हमने बिट्टू से कहा कि हमें यहाँ से भागना है। उसने कहा उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि तिजोरी से सारे पैसे निकालकर हम भाग जाएंगे। अच्छा, पैसा कहाँ है इसमें? तुमने कहा बहुत सारे पैसे हैं। बिरजू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सरोज, अम्मा जी, चोरी कर रहे हो? नहीं नहीं अम्मा, वो सफाई कर चल रहे क्या रहा है यहाँ पे?
तो तुम यहाँ मुगल सराय आना चाहती थी मनोज के पास? हाँ साहब, और हमें पता चला फिर साहब हम इधर उधर भागते रहे। हरिदासपुर बस स्टैंड पर बिट्टू ने हमारे खाने में नशे की गोली मिला दी और हम बेहोश हो गए। बिट्टू वो बैग लेकर भाग गया जिसमें सारे पैसे थे। फिर हमने एक आदमी के फोन से नीला को फोन किया। उससे पहले हमने कई बार मनोज को भी फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद था। ऊपर से बिट्टू ने हमें मना किया था जब तक हम मुगल सराय ना पहुंचे तब तक हम किसी को फोन ना करें। साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने अम्मा जी को नहीं मारा। लेकिन पैसे तो तुम्हारे पास थे। हाँ साहब, जब बिट्टू ने खाना खाने से मना किया तब हमें उसकी नीयत पर थोड़ा सा शक हुआ, तो हमने पैसे अपने पास छुपा लिए थे। मनोज ने तुम्हें किस बात पर मारा जो तुम मायके चली आई थी? उसके भाई राजेश ने हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हमने मनोज को बताया भी साहब, पर उसने हम पे यकीन नहीं किया। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गया। मुझे तो उसी दिन उस बसेसर के पड़ोसी सूरज पर शक हुआ था। तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? देखिए साहब, आप हमारे बच्चे के साथ ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। अच्छा, उस दिन तो तुम ही लाए थे ना इसे बयान दिलवाने के लिए। अब क्या हुआ? बेटा, झूठ बोला था ना उस दिन तुमने? सर हमें कुछ नहीं पता था, हमने कुछ देखा भी नहीं था। वो तो पापा और बसेसर चाचा ने जो कहने को बोला था वो अपने आप को कह दिया। हमने तो मना भी किया था, इन्होंने हमें छड़ी से मारा था। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। अब फटाफट सारी सच्चाई बताओ। रुक्मिणी ने मनोज से शादी करके हमारा बहुत खून जलाया था। हम उससे बहुत गुस्सा थे। हमने सोचा था कि उसे भीमा के हाथों बेच देंगे, लेकिन जब सोच ही रहे थे तो वो अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर खुद ब खुद हमारे घर आ गई और उसके पीछे पीछे मनोज भी आ गया। हमने बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर हमारे भाई ने उसे घर के बाहर ले जाकर बेच दिया। फिर हमने मनोज को वहीं जला दिया और ऐसा नाटक किया कि ये सब मनोज का किया था। मतलब महुआ को रुक्मणी की जगह रखकर जला दिया। क्या करते, दुलारी ने उसे कानपुर भेजा था और वो हमारे पास आ गई। 4 साल की थी जब उसे छोड़कर आए थे, लेकिन उसको तो हमारे घर पर ही रहना था। इतनी सुंदर भी नहीं थी कि कहीं शादी कर देते या बेच देते। उसे अपने भाई के घर रखा। जिस रात हमने रुक्मिणी को बेचा तो हमने सोचा क्यों नहीं महुआ को रुक्मिणी बनाकर इससे भी पीछा छुड़ा लिया जाए, इसलिए उसे बेहोश कर मनोज के साथ जला दिया, लेकिन वो बच गई। शर्म आती है तुम्हारे जैसे इंसान को पिता कहते हुए। अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए अपनी 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक्मणी ने अपने परिवार से लड़कर मनोज से शादी की थी और मनोज के भाई राजेश ने रुक्मणी को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। राजेश से जब हमने इसके बारे में पूछा तो उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने रुक्मणी को मोलेस्ट किया था। कुछ दिनों बाद सिन्हा ने बिहार में बिरजू को पकड़ लिया और बिरजू ने कबूल किया कि उसने ही दुर्गा देवी का खून किया था। क्या मनोज को दस्तक नहीं मिली थी कि जो बसेसर रुक्मणी और उसके खून का प्यासा था वो अचानक ही बदल कैसे गया? अगर मनोज ने इस दस्तक को पहचान लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। इंसानी फितरत होती है कि लोग उसे जाने, नाम से पहचाने, और आज के सोशल मीडिया के दौर में
लोगों को एक अच्छा खासा साधन मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर लोग अपने फोटोज अपलोड करके, वीडियोस अपलोड करके रातों रात घर में फेमस हो सकते हैं। और इन वीडियोस को फेमस करने के लिए वो नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। यही नहीं, फोटोज और वीडियोस पे आए गए लाइक्स और कमेंट्स के मुताबिक आपको अच्छी खासी कीमत भी दी जाती है। जितने ज्यादा फॉलोअर्स, उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और उतने ज्यादा पैसे। इस सेलिब्रिटी स्टेटस पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। लोगों को सिर्फ दूसरों की सफलता दिखती है, लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों की असफलता नहीं दिखती जो इस सेलिब्रिटी स्टेटस पाने के चक्कर में क्या क्या कर जाते हैं, उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते आप। और मैं आज आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। क्या किया आपने? मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। अनन्या, ये क्या पागलपन करती रहती है पूरा दिन? आप नहीं समझोगे मम्मा, ये रातों रात स्टार बनने का हुनर है। अब इसे देखो, रौनक हमारे गाजियाबाद का है, लोग पागल है इसके पीछे। हाँ हाँ, मुझे पता है, 5 लाख फॉलोअर्स है और तू भी इसकी तरह फेमस बनना चाहती है। सारा दिन यही प्लान तो सुनाती रहती है और सारा दिन रौनक रौनक रौनक। माँ, दिमाग खराब कर दिया उस लड़के ने इसका। मैं बता रहा हूं मैंने, ये सब बेवकूफी है। पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना कुछ नहीं कर पाओगी लाइफ में। मेरा तो होगा, तुम हो ना मेरे साथ। भैया, हाँ बोल ना। मुझे भी ना वो आपके जैसे वीडियोस बनाने हैं। देख, एक साथ 2 नाव में सवार नहीं होते। अभी पढ़ाई पर, अपनी बॉडी पे ध्यान दे। वीडियोस क्या, वीडियोस तो बनते रहेंगे। एक बार ये टाइम निकल गया ना तो ये वीडियोस भी काम नहीं आने वाले, समझा? जी भैया। चल जा और जी माना रेगुलर। जी भैया। चल मिलता हूँ। सबको सेलिब्रिटी बनना है। क्यों ना बनेगा भाई, आइडियल है साला तू ही सबका। अच्छा, जब से तूने जिम का ट्रेनर काम शुरू किया है, तब से लड़कों की संख्या 2 गुनी बढ़ गई है भाई। हाँ, 8 मिलियन व्यूअर्स हो गए तेरे नए वीडियो के। टांग खींच रहा है मेरी। अरे टांग खींच रहा है यार। मेरी। अच्छा, नई वीडियो की तैयारी कर, मैं जल्दी स्टार्ट करना अपना। ठीक है भाई। ठीक है, हाँ। चल मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है। मिलता हूँ। और मैं आज आपको कुछ ऐसे इजी स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। चुनाव खत्म होते ही गाजियाबाद में अपराध का बाजार गर्म हो गया है। दिन दहाड़े हुई गैंगवॉर की वारदात में एक की हत्या और एक खूंखार शूटर विकास सैकिया पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। आ गया तू? हाँ माँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये देख, इनमें से कोई एक पसंद कर ले, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। माँ, आपसे कितनी बार बोला है मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप समझते ही नहीं हो। अरे भैया, माँ कोई नहीं, मुझे भी चाहिए भाभी घर में देखने को। ये सब फालतू बातें छोड़ के ना अपने काम पे ध्यान दे। भाभी चाहिए। चाचा जी आप आइए ना। रौनक, बात करनी है तुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अब जो बात होगी ना वो कोर्ट में होगी। एक तू पहले बात। रौनक, मेरी हाँ भाई। भाई, विकास सैकिया का सुना? जरा होशियार रहना। ठीक है। सनी,
ये बेकार की जिद छोड़ दे और खाना खा ले। एक बार तेरे बस एग्जाम हो जाए फिर मैं खुद लाके तुझे नया मोबाइल दूंगी। माँ, सिर्फ एग्जाम का वेट नहीं होगा, और फोन तो मेरा आएगा। अब चाहे पैसे दो या ना दो। तो क्या तू बैंक लूटेगा? हाँ, मैं बैंक लूटूंगा। और कोने अभी कौन आ रहा है? मैं भी बैठ लगाऊंगा। बच्चों, एक चाल के 5,000 लगते हैं। पैसे हैं तेरे पास? हारेगा तो कहां से देगा बे? मैं आने नहीं आया, जीत के पैसे लगाने आऊँ। चुपचाप बैठ लगा, चल। अरे वाह, चल आजा आजा आजा, बैठ। सत्य में बैठने दो इसको। आओ भाई, सत्य है, हम दोनों के बीच बैट लगा दो। कितने की? 5,000 की। जिसका पत्ता बड़ा उसकी गेंद। हाँ ठीक है, ठीक है। चल भाई, पैसे निकाल मेरे। बड़ा बाजीगर बन रहा था ना। हाँ, अरे नहीं, जीतने आया हूँ। क्या हुआ? अबे पैसे निकाल। बहुत जल्द देता हूँ। अभी चाहिए मेरे को पैसे। पैसे देंगे साले। रुक साले, रुक साले। अब देखना इस वीडियो का जलवा। भैया के पास इतना पैसा है और मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। शोभित, भैया क्या कर रहा है तू? टी शर्ट ढूंढ रहा था अपनी को मैं वापस। ईवीयू के सुपरस्टार रौनक शर्मा ने बच्चों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। शोभित, ये देख रौनक की फोटो छपी है। रौनक ये देख, तेरी फोटो छपी है। हाँ माँ, कल वो एनजीओ वालों ने बुलाया था। देखा माँ, भैया के दिल में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है। अपनों को देने के लिए कुछ है ही नहीं।
शोभित इस पूछने के पीछे ना कारण भी है। खैर छोड़। माँ जाने में लेट होगा, वीडियो का शूट है, चलता हूँ। ध्यान से जाना। सुधर जा। गाइस मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, वो करने जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और जिसके लिए पानी देना। ठीक है मैं लेके आता हूँ। भाई पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ दुकान से, तब तो कंटिन्यू कर। गाइस मैं आज पहली बार लाइव आया हूँ, और आज मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, और ये वीडियो उस खास के लिए है जिसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हटिए। अरे बंद करो वीडियो बनाना, बंद करो, तुम बंद करो वीडियो बनाना, क्या कर रहे हो? बंद करो, ना फोन दो, फोन दो। इस पूरे एरिया को सील कर दो और एम्बुलेंस को बुला। जी सर। किसी ने किलर को देखा नहीं सर। इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला? सर इसका नाम रौनक शर्मा है, ईवीओ ऐप पर वीडियोस बनाता था। मर्डर के वक्त भी वीडियो ही बना रहा था अपने दोस्त करण माथुर के साथ। जब गोली चली तो करण पानी लेने गया हुआ था, पूरा करण। आसपास के लोगों को लगा कि शूटिंग चल रही है, लेकिन जब तक करण रियलाइज करता तब तक मर्डरर्स अपना काम कर चुके थे। इसका मतलब रौनक पे किसी ने नजर रखी थी, और जैसे करण यहाँ से गया इसे गोली मार दी। मैं दुकान से पानी लेने गया था, जब गोली चलने की आवाज सुनी और तो रौनक मार चुका था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किसने और कहां से गोली मारी। आसपास किसी को नोटिस किया या भागते हुए देखा? भागते तो नहीं देखा सर, लेकिन एक लड़का मिल रहा था सर उससे। चल भाई अपनी लाइन ले। दोस्तों आज मैं लाइव आया हूँ वो करने जो भाई कैमरे में आ रहा है यार, भाई देखना कोई आ गया फिर। मैं क्या कर रहा है भाई? दिख नहीं रहा शूटिंग चल रही है यहाँ पे। सॉरी मैं वो भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ऐसे जा रहा था, मैंने देखा तो मैं बस उनसे मिलना चला आया। अच्छा ठीक है मिल लो। आजा। कैसा? मैं ठीक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, ठीक है चले। अब मिल लिया ना, अब शूटिंग कर ले। हाँ ठीक, बाय बाय। हाँ चलते हैं। ठीक है। मोबाइल लेकर आओ, इसका पासवर्ड बताओ। 1 2 3 4। यही था वो लड़का। इस वीडियो से फोटो निकलवा के सर्कुलेट करना, और इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकलना। सीसीटीवी के लिए बोल दिया मैंने। अगर ये रौनक का फैन है तो इसने उसके वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया, वहां पर चेक करना और इस करण और रौनक के बारे में पता। ओके I'm sorry तारा, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है। क्या आप लोग इस लड़के को जानते हैं? अनुराग क्यों मार रहा है? क्या किया इसने? सर ये पूछो क्या नहीं किया इसने? नाक कटा ली हमारी, ये दोनों सुनने के लिए नंगे पद्धति पर आई। ये देखो सर, क्या करेंगे तू? ये सब क्या बना रही है? मुझे भी फेमस होना है रौनक की तरह। और उस लड़का ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। देख लिया ना क्या हुआ उसका अंजाम। अब भी वक्त है सुधर जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बहुत ही टैलेंटेड और अपने वीडियोस के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाला रौनक शर्मा का मर्डर हो चुका है दिन दहाड़े। यह खबर आपकी तरह देश भर में फैल चुकी थी। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम पर बहुत प्रेशर। गाजियाबाद में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है
और अब की बार इस सिलसिले का शिकार हुए हैं ई-व्यू के आर्टिस्ट रौनक। हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस कातिलों तक पहुंचने में हुई नाकाम। आदिल, साले तूने रौनक की डेड बॉडी का वीडियो बनाया और उससे ऑनलाइन डाल दिया। कुछ पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ये देख, 1 मिलियन व्यूज, और वो भी सिर्फ 24 घंटे। कुछ लोगों की मौत जिंदगी से ज्यादा फायदेमंद होती है, समझा? मामला एक सोशल मीडिया से जुड़े सेलिब्रिटी का, इसलिए हमने इंटरनेट से रौनक शर्मा से जुड़ी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की। एक उस इंसान से पूछताछ की। मैडम, एक लड़की के चक्कर में मेरा झगड़ा हुआ था, जिसके सेटलमेंट के लिए सुजीत और हरीश मुझ पर जोर डाल रहे थे। आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। आचो, क्या चल रहे भाई तू अपना काम करना, तू क्यों आ रहा बीच में हमारे? इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये जिम का मेंबर है, और जहाँ तू हरकतें कर रहा है ना, ये जिम का कैंपस है, समझा? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। तू भी ऐसे नहीं मारेगा, हैं? ज्यादा गुंडा बन रहा है, गुंडा बन रहा है ज्यादा। क्या है? चल बाहर चल, चल। तुम्हें लगता है वो लड़के मर्डर कर सकते हैं? उस इलाके के सभी लड़के कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी जिंदगी का आम हिस्सा है मैम। इसलिए रौनक सर जिनके सभी लड़कों को सही और गलत का फर्क बता दे। इतना पर्सनल मैटर है, एक बात बोलूंगा, इन लोगों से दूर रहे। ठीक है भैया। उन लड़कों का पता बताओ। सर, जो लड़का रौनक के वीडियो में मर्डर से पहले देखा गया, उसका सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ पता नहीं चला। रौनक का बैकग्राउंड चेक किया? सर, एक वेबसाइट है ई-व्यू, उस पर जाने के बाद से वो काफी जाना माना चेहरा बन गया था इलाके का। तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स थे। वो चैरिटी भी करता था, कुल मिलाकर अच्छी इमेज थी उसकी। अगर इतना अच्छा तो उसका मर्डर क्यों हो गया? जिस जिम में वो एज ए ट्रेनर काम करता था, वहां के मेंबर्स से भी बात की, सभी ने उसके बारे में अच्छा ही कहा। हाँ, कुछ दिन पहले उसकी कुछ लड़कों से झड़प हो गई थी, उन लड़कों को ट्रेस किया जा रहा है, शायद वहां से कुछ मिले। कोई फैमिली एंगल? उसके पिता की रहस्यमय मौत हुई थी एक्सीडेंट में, जिसका केस कोर्ट में है। उसे रौनक ने ही रीओपन करवाया था कुछ दिन पहले। इस रौनक के फादर के केस के बारे में डिटेल्स निकालो, और इन लड़कों के बारे में पता करो जिनका झगड़ा रौनक के साथ। ओके जी सर। सर, ये अर्जुन सिंह, पंतनगर पुलिस स्टेशन। सर, ये रौनक के फादर की केस फाइल। ये केस सर ऑलमोस्ट डेड एंड पर था, क्योंकि इतने दिनों तक इस केस में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रौनक, जो कि एक बड़ा आदमी बन चुका है, काफी पैसे कमा लिए, उसने इस केस को फिर से रीओपन करवाया। और उसका यह मानना है कि उसके फादर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी हत्या की गई थी, और हत्या की इस साजिश में उसके सगे चाचा अमर शर्मा इन्वॉल्व थे। किस बात पे लड़ाई हुई थी रौनक से? मैम, हम तो उसे अपना झगड़ा सुलझाने में गए थे बस मैडम, लेकिन ये रौनक हमें ही ज्ञान देने लगा और शराफत की पाठ पढ़ाने लगा मैडम। और तुमने उसे मौत का पाठ पढ़ा दिया? नहीं मैडम, नहीं, हमने उसे नहीं मारा है मैडम। वो तो थोड़ा फेमस था मैडम, तो इसलिए हम अपनी धाक जमाने के लिए उसे पंगा लिए मैडम, और कुछ नहीं मैडम। इन दोनों की डिटेल्स नोट करो, और तुम दोनों रोज थाने में आकर हाजिरी दोगे जब तक केस नहीं क्लोज हो जाता। एक भी दिन गायब रहे तो अंदर कर देंगे, समझे? हेलो जी सर। सर, मैं अभी पड़ोसियों से अमर की इंफॉर्मेशन लेती हूँ। अमर, रौनक का चाचा? अरे मैडम, वो यहीं पास में तो रहता है। रौनक के पापा के देहांत के बाद जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई, सब कुछ उसके हिसाब से हुआ। उल्टा सीधा बंटवारा कर लिया और बीवी बच्चों को लेकर अलग हो गया। और फिर जब रौनक का नाम हो गया तो फिर घुसने लगा। अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा वो। रौनक ने अपने पिता के मर्डर का केस अपने चाचा के खिलाफ किया था। जी सर, दरअसल दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। रौनक अपना केस वापस ले लेगा। रौनक, माफी मांगो अपने चाचा जी से। माफी? और इनसे? इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। चल चल भिजवा जेल मुझे तू।
साले 6 महीने पहले तेरी 2 कौड़ी तक की औकात नहीं थी। औकात से मत औकात से मत चला। अरे तुम पैसे कमा लिए, 4 लोग तुझे जाने लगे, जेल भिजवाएगा मुझे। अब तू जेल भिजवा कर दिखा मुझे, मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में अमर ने आपके पति को मरवाया था? सर अब जो होना था वो तो हो गया। रौनक के बाबा एक्सीडेंट में मारे गए। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी पटरी पर आई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रौनक गड़े मुद्दे उखाड़े और अपना भविष्य खराब करे। और किसी से कोई दुश्मनी? सर रौनक भैया अपने काम से काम रखते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद जिम और जिम से सीधा घर। रौनक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था इस उम्र में? जी मैम, पैसों की तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया था, इसीलिए वो पढ़ना चाहता था। पर उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। और इन वीडियोस की वजह से काफी जल्दी वो रिच और फेमस हो गया था। कोई ऐसा शख्स हो जो रौनक की तरक्की से चलता, या उस वीडियोस की वजह से उसका कोई दुश्मन? सर कुछ पक्का तो नहीं कह सकते, पर रौनक भैया का एक फ्रेंड था आदिल, वो उन्हीं के साथ वीडियोस बनाते थे, उनका पार्टनर था वो। किसी कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ सर, वीडियो है सर। मैं गोरा, तू गोरी, तो ये बच्चा कैसे काला? ये दोनों अलग क्यों हैं? ये तो पता नहीं सर, पर रौनक भैया बहुत जल्दी फेमस हो गए थे और आदिल पीछे रह गया था, और इन दिनों इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी नहीं होती थी सर। ठीक, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद खबर देने जा रहा हूँ। हमारे ईवीओ ऐप के सुपरस्टार रौनक शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि रौनक को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आदिल के फॉलोअर्स और व्यूअरशिप काफी बढ़ गई। ये वीडियो इसी की प्रोफाइल से अपलोड हुआ था। ये वहाँ कर क्या रहा था सर? उस ईवी वेबसाइट से उस लड़के के बारे में पता चला जो उस मॉडल स्पॉट पे देखा गया था? नहीं सर, उस वेबसाइट का पूरा डेटा छान मारा। उस लड़के ने रौनक की किसी भी वीडियो पर ना ही कभी कोई कमेंट किया है, ना ही कभी कोई लाइक। स्ट्रेंज। ये अपने आप को रौनक का फैन बताता है, और ना ही उसने एक वीडियो पे लाइक किया है, ना ही कमेंट। ये किस किस्म का फैन? एक काम करो, उस मोबाइल से जो तस्वीर मिली है वो सब जगह सर्कुलेट है। हो सकता है कोई लोकल। अभी फिलहाल हमारे पास 2 लीड्स हैं, एक रौनक का चाचा अमर और दूसरा उसका पार्टनर आदिल। इन दोनों से पूछना चाहिए। नेकी कर और दरिया में डाल वाली बात हो गई सर। इतना कुछ किया मैंने रौनक और उसके परिवार के लिए, फिर भी रौनक ने मुझ पे मेरे भाई की हत्या का आरोप लगा दिया। इनको तो मैं पापा के मर्डर केस में जेल भिजवाऊंगा। आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ आपके साथ। आरोप लगाने की वजह थी उसके पास। ये रहे प्रॉपर्टी पेपर्स। ये अजीब बंटवारा है। 3 बंगले आपके नाम पर और एक छोटा सा घर उनके नाम पर। सर ये मेरे ही कमाई के घर है और बंटवारे में मुझे भी एक ही घर मिला था। झूठ मत बोलो। ये रहे फैक्ट्री के लेजर। ये जो मेहनत की कमाई तुम अपना बता रहे हो ना, इस सारी की सारी मेहनत की कमाई तुम्हारे भाई की है। ये फैक्ट्री उसने खड़ी की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद इस कंपनी पर तुमने कब्जा कर लिया और रौनक को उसकी फैमिली को एक ढीला तक नहीं दिया। क्या ये वजह काफी नहीं है? सर अब जिसको जो समझना है वो समझे। रौनक पहले मुझे अपने पिता का हत्यारा समझता था और अब मुझे आप रौनक का हत्यारा मान रहे हैं। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं मिली। अगर कोई आपके पास सबूत है तो बात कीजिए सर। लोग जलती चिता पे रोटी सेक लेते हैं। रौनक की मौत के वीडियो को वायरल करके काफी पॉपुलर हुए तो जीते जी तो दुश्मनी निभाई, मरने के बाद दोस्ती। सर तो उसने कौन सी दोस्ती निभाई? ईवी वीडियोस की दुनिया में मैं उसे लाया, वरना झूठ और जिल्लत की जिंदगी जी रहा था वो। साले झूठी गवाही देकर मेरे जीजा को अंदर करवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल आराम से आराम से। बस 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 बस। ये झूठी गवाही का क्या चक्कर है? अरे यार पैसे नहीं थे। वकील ने बोला कि कोर्ट में एक आदमी को पहचान लेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तू पागल है क्या? ऐसे तेरे कितने दुश्मन बन जाएंगे? देख खिजिए यार, तो फालतू का ज्ञान मत दे। खर्चे के लिए पैसे ही नहीं थे घर पे, क्या करता? अच्छा देख मेरी बात सुन, एक वेबसाइट है ईवी नाम की, वहां वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं। मैं सोच रहा था करने का, तू मेरे साथ करेगा? अच्छे पैसे कमाएंगे।
किस्मत हमारा साथ दे रही थी, हम रातों रात फेमस हो गए थे और पैसे भी आने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था सर, लेकिन पैसों को देखकर रौनक का दिमाग खराब हो गया था। तो 30 तेरा और 70 मेरा। एक मेन काम है जो परफॉर्म करने का, वो तो मैं ही करता हूँ, तो मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ ना यार। यार परफॉर्म तो तू तब करता है ना जब मैं लिखता हूँ। हाँ, पर मैं भी मदद करता हूँ ना तेरे लिखने में। और देख, तुझे पता है ना मेरी फेस वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे मेरी फेस वैल्यू की कीमत मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब बात 50-50 की थी, तो ये जो तू दे रहा है ना, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसी बात है ना, ये ले, ज्यादा ही दे रहा हूँ। आज से तेरे रास्ता अलग और मेरे रास्ता अलग। हमने अलग अलग वीडियोस बनानी शुरू कर दी, और क्योंकि रौनक एक परफॉर्मर था, वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता गया और लोगों ने तुम्हें भुला दिया और उसकी सक्सेस को देख के तुम्हें बहुत जलन हुई और जलन के मारे तुमने उसे मार दिया। सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कोई खूनी नहीं। बिना सबूत के आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगली बार सबूत के साथ ही मिलेंगे, जा सकते। सर, आदिल ने सही कहा था। रौनक ने 8 महीने पहले कुछ 40 केसेस में गवाही दी है। अब तक इस रौनक के बारे में बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सब, और ये कानून को चकमा दे रहा था। एक काम करें, सारे केसेस को दोबारा से चेक करें, हो सकता है कोई झूठी गवाही इसे महंगी पड़ेगी। सर, उसके कॉलेज में भी हमने चेक किया, उसका एक लड़की के साथ झगड़ा भी हुआ था। जी, मुझे अमीना से बात करनी है। जी, क्या हुआ था तुम्हारे और रौनक के बीच? मैं उसकी फैन थी, मैं भी फेमस होना चाहती थी, मैं उसके सपने देखती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेगा। सेल्फी सेल्फी मैं आपकी कोई कॉमन फैन नहीं हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देना ही है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। लीजिए। सेलिब्रिटी था, लेकिन उसमें जरा भी नंबर नहीं था। हम दोनों फोन के थ्रू कांटेक्ट में आ गए। जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, तो कलाई काटने की नौबत क्यों आई? बस मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह मानता हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आई लव यू। मैंने समझो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी करना चाहती थी और उससे ना सुनने के बाद मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कहीं उसकी ना की वजह कोई लड़की तो नहीं थी? मुझे नहीं पता। बस कीजिए मैडम, उस रौनक की वजह से पहले ही हम बहुत बदनामी झेल चुके हैं। अब आप हमें अकेले ही छोड़ दीजिए। माँ, सामान मान लो, हम आज ही इलाहाबाद जा रहे हैं।
सर ये अनन्या का भाई अनुराग, इसके तो तेवर ही अलग थे। काफी चिढ़ा हुआ था ये रौनक के नाम से। तो तुम्हारे मुताबिक इस चिढ़ की वजह से रौनक की मौत हुई? कुछ कह नहीं सकते सर, सारे सीडीआर देख डाले। रौनक को कई लड़कियों के कॉल्स और मैसेजेस आते थे, लेकिन वो कभी कोई जवाब नहीं देता था। इनफैक्ट उसके फोन की गैलरी तो लड़कियों के फोटो से भरी पड़ी है, लेकिन वो कभी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करता था। अनन्या तो उसका सीधा सबूत है। इंफॉर्मेशन की इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन एक भी ढंग का लीड नहीं, और ऊपर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर, जो लड़का मर्डर स्पॉट पे देखा गया था, उस फोटो की मदद से वो ट्रेस हो गया। तुम रौनक के मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे? मैडम, मैं रौनक सर का बहुत बड़ा फैन था। जब मैंने देखा कि वो कुछ शूट कर रहे थे तो मैं बस उनसे मिलने चला गया था। उसके वीडियो पर एक भी लाइक और कमेंट तो है नहीं तुम्हारा। कैसे करता है ये लाइक मैम? इसको तो हमने मोबाइल लेकर दिया ही नहीं अब तक। किसी और को देखा था वहां? नहीं मैडम। शोभित, हाँ माँ। बेटा खाना खाने नीचे आ जा। हाँ आया माँ। खबर पक्की है ना? झूठी खबर देके मरना है क्या हमें? सर, इकबाल का फोन आया था, खबर पक्की है। रौनक के भाई शोभित ने मार्केट से 10 लाख रुपए उधार लिए थे राम सिंह से, जो कि रौनक ने वापस लौटाकर मामला निपटा दिया था। जी सर, एक्चुअली मेरे एक जानने वाले ने मुझे ट्रैवल एप्लीकेशन का आइडिया दिया था, जिसकी कोडिंग में कुछ 10 लाख रुपए लगने थे, और जब तक हम उसकी कोडिंग कंप्लीट करते तब तक मार्केट में एक सिमिलर एप्लीकेशन आ गया था। तो सारा पैसा डूब गया था सर, इसलिए मैंने भैया से पैसे लिए थे। साहब, लीजिए आपके पैसे। गलती छोटे भाई की थी इसलिए दे रहा हूँ, और ब्याज नहीं दे पाऊंगा मैं। आप मार्केट से बहुत ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अरे वाह, ये कैसी बात हुई? रातों रात बंदोबस्त किया था तुम्हारे भाई के लिए, पूछ लो उससे। अब तो तुम्हारा बाप भी ब्याज देगा। बाप को मत जा, समझा ना? इससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। चलो छोड़, पैसे रख, समझो रख पैसा दे बाप पे जाता है तो पैसा दो ऊपर से। ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सर, मुझे लगा ही नहीं कि इसकी वजह से भैया के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक। अरे मैडम, आप ही बताइए, ये पैसा डूबने पे गुस्सा किसी नहीं आएगा, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद मैं अपना गुस्सा पी गया। मैडम, आप प्लीज यकीन मानिए कि रौनक के मौत से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, इस सारी फसाद की जगह ना वो रौनक का छोटा भाई शोभित है। काम वाम तो उसने कुछ किया नहीं, सारे पैसे अय्याशी पे उड़ा दिए और मेरा पूरा नुकसान कर दिया। पुलिस देश भर में ड्यूटी निभाती है, और ऐसी ड्यूटी निभाते हुए नरोला पुलिस के एएसआई गोपाल मिश्रा ने एक खूंखार गैंगस्टर विकास का एनकाउंटर कर दिया था। उस केस की तफ्तीश में हमारे केस के तार उलझे हुए मिले, और यही उलझन इस केस को सॉल्व करने का कारण बना। सर, ये गोपाल मिश्रा, नरोला पुलिस। सर, नरोला के गैंगस्टर विकास साइकिया के एनकाउंटर के बाद हमने उसकी गर्लफ्रेंड निशा से पूछताछ की थी, और उसने गैंगस्टर विकास के मुंह से रौनक का नाम सुना था, जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। रौनक का एक गैंगस्टर के साथ संबंध? मैं सच कह रही हूँ सर, विकास ने तो खुद मुझे रौनक के बारे में बताया था। अरे ये तो रौनक है ना, तुम जानते हैं इसे? अरे बचपन का यार है अपना, साथ में खेले हम दोनों। मुझे कब मिलवाओगे उससे? कल जा रहा हूँ ना गाजियाबाद, उसको भी वीडियो लेके आता हूँ, तो भी उसके साथ एक दो वीडियो बना ले। लेकिन गाजियाबाद पहुंचते ही विकास का एनकाउंटर हो गया, और बाद में रौनक भी मारा गया, इसलिए मैं डर के मारे छुप गई थी। सर, ये नई इन्फॉर्मेशन तो काफी चौंकाने वाली है। कहीं ये रौनक भी तो किसी गैंग वॉर का हिस्सा नहीं बन गया था? इस लीड को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। एक काम करो, एक एक गैंगस्टर को उठाओ, फोन से पूछताछ करो, पता करो इस विकास और रौनक के बीच में चल क्या रहा था, और इस विकास के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करो। ओके?
रौनक शर्मा का नाम गैंगस्टर्स से जुड़ते ही केस में एक गर्म लहर चल पड़ी। अब हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एक गैंगस्टर्स को उठाया, एक एक से सच उगलवाया। सूरज पांडे का तुम्हारा अनबन था, क्योंकि वो रौनक को मारना चाहता था, तो हम तो रौनक को बचाना चाहते थे। बस मुझे इतना मालूम नहीं था। सच बोल रहा है तू? मुझे बोल रहा हूँ, मुझे इतना ही मालूम है। सर, एक गैंगस्टर से बात करने पर पता चला कि गैंगस्टर सूरज पांडे और विकास सैकिया, इनके बीच में अनबन थी। कहीं ये सूरज पांडे की गैंग ने रौनक को धमकी तो नहीं दी थी? नहीं, ये सूरज तो डायरेक्ट धमकी दे ही नहीं सकता था सर। इसके गैंग मेंबर से बात की तो पता चला वो फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया तो ये मिला सर। ये? जी सर, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सूरज के टच में है। सूरज का पता ठिकाना है सर। बता दो। मेरे गैंग का एक साथी लल्लन गैंग का सारा पैसा ब्लैक से वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी में दूसरों के नाम से इन्वेस्ट करता था। उसने रौनक को 30 लाख रुपए दिए थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और जब मैं रौनक से पैसे मांगने गया तो उसने मुझे साफ मना कर दी। देखो भाई, वो पैसे मुझे लल्लन ने दिए थे, मैं उसे उसके घर वालों को ही दूंगा। पैसे मेरे पास ही है, मगर उस हक तो उसके घर वालों का है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर। मैंने रौनक को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और उसने मेरे दुश्मन विकास सैकिया से प्रोटेक्शन ले ली। दोनों बचपन के दोस्त थे। जब खबर मिली कि विकास एनकाउंटर में मारा गया तो किस्मत ने मुझे एक बार फिर मौका दिया रौनक को सबक सिखाने। और रौनक को मारने के लिए तुमने इसे भेजा? ये मेरे पास खुद आया था सर। मैंने सोचा इससे काम हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे लड़के को निपटा ही देते। इस तरह हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? इसका जवाब तो आपका ये होनहार बेटा देगा। वैसे तो इस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हैं। बोलो, ये सब क्यों किया? रोहित, क्योंकि रोहित ने मुझे सबके सामने पीटा था। मोहल्ले के सारे लोग मुझे फट्टू और फटीचर बुलाते थे। मैं बस अपने आप को एक बार साबित करना चाहता था। जब बस एक बार अपनी इज्जत को वापस डाला था, सब लोग मुझे डरपोक बुलाते थे। लेकिन मैं दुनिया को डराना चाहता था सर। वो सही है, लोग उसी के सुनते हैं जिनके पास ताकत होती है। सूरज पांडे की गैंग में शामिल होकर मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। किसी तरह मैंने उनका सोशल मीडिया से कांटेक्ट लिया। फिर नमस्ते भाई। हाँ भाई समझी, तो तुझे गैंग में शामिल होना है? हाँ। उससे पहले तुझे गैंग का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। करूंगा ना भाई। ये ले गन, एक मर्डर करना है। क्या होगा? गन देखकर डर गया क्या? नहीं भाई, मैं करूंगा ना। शाबाश। तो चल, तेरी ओपनिंग एक हीरो से करवाता हूँ। सेलिब्रिटी को मारेगा ना तो सेलिब्रिटी किलर के नाम से फेमस हो जाएगा। चल। फिर मैंने रौनक की रैकेट स्टार्ट की। जब मुझे पता चला कि वो कहीं शूट कर रहा है, तब मैं उससे नाम मिलने चला गया। काफी सारे मैंने मौके ढूंढे, लेकिन मुझे कोई मौका मिल ही नहीं पाया। उसके बाद अचानक से करण पानी लेने चला गया तो भाई पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आता हूँ दुकान से। ठीक है सर। रोहित मुझे नहीं मिला,
वरना मैं उसे भी जान से मार देता। अगर दुनिया में कुछ साबित करना ही था तो कुछ अच्छा करके करते। मर्डर करके क्या साबित हो? कि कोई मुझे डराएगा नहीं, सब मुझसे डरेंगे। मैडम, ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। अगर पहले ही भाप लिया होता ना आपने इसके अंदर पनपे उस जानवर को, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमने सूरज पांडे के बयान के तहत पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में रौनक के भाई शोभित को गिरफ्तार कर लिया था। भले रौनक की मौत सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन इतने बड़े गैंगस्टर से टकराने का हौसला उसे सोशल मीडिया के पॉपुलैरिटी और उससे कमाए गए पैसों की वजह से आया था। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल ना करें, ये सब आपकी सुविधा और मनोरंजन का साधन है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में इतना भी हावी ना होने दें कि आप अपने आप से ही बेगाने हो जाए। रौनक ने अगर सूरज के जरिए पैसे मांगने की दस्तक अगर समझ ली होती तो आज ये हादसा नहीं होता। सनी की मां ने अगर वक्त रहते सनी को संभाल लिया तो ये नहीं, वक्त रहते समझ जाए और दस्तकों को समझे। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।